देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल थ्योरी, और इन शॉर्ट इसको हम और क्या बोलते हैं, सीएफटी। क्या बोलते हैं, सीएफटी बोलते हैं, ठीक है जी। आयुष, अच्छा एक बार एडमिट होने दो इसको जरा। हाँ हाँ, रितेश एक बार चेक रखना सब पे कोई हरकत करे तो। आयुष एक बार अपनी अटेंडेंस दे। ठीक है। भाग गया फिर, अच्छा नहीं है। हाँ आयुष बोलो। आयुष बोल दे। नमस्ते मैम। जी आयुष, हाँ ठीक है ठीक है, बोला कब बोल दिया? बोल दी। चलो मैम देखो, हाँ हाँ बोलो। सलाम सर। ठीक है, चलो अच्छा। अब देखो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। अब ये जिसने ये थ्योरी दी उसने ये सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था ना, उसने क्या बोला, अब आपको पता है इन सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड का रोल है सारा, है ना। बॉन्ड बनता है किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यही देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी उसने अपने पोस्टुलेट में क्या बोला कि जो मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है, प्योरली आयनिक होता है। समझ आ गई। अब उसने किस बेसिस पे बोला ये हमें नहीं पता, आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन उसने बोला ऐसा क्योंकि उसने कुछ कहीं से समझा होगा, ये समझी होगी ये बात। लेकिन यही उसका पॉइंट, उसके क्या बन गया बेटा, लिमिटेशन बन गया, ठीक है। अगर क्रिस्टल फील्ड एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं, बॉन्ड तो वही होता है, या तो आप बोलो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर ज्यादा अप्रोप्रिएटली आप बोलोगे तो कौन सा बॉन्ड बोलोगे, हाँ जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। समझ में आ गई बात। तो लेकिन पोस्टुलेट अगर उसने ऐसा बोला तो हमें पोस्टुलेट तो लिखना पड़ेगा, वैसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसने पोस्टुलेट क्या बोला कि बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली आयनिक, ठीक है। क्या बोला इसने कि इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स इज प्योरली आयनिक। समझ रहे हो। अब मैं कोई चीज स्टडी कर रही हूँ, है ना, मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ, अब उसमें जो मुझे समझ आएगा, जो मेरे को समझ लगेगी, मैं तो उसके बारे में वही सब लिखूंगी ना। अब जैसे मेंडलीव था, है ना, मेंडलीव और मोजले। तो मेंडलीव को क्या लगा कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हमें किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए। उसके माइंड ने काम किया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। भले ही वो सही नहीं था, लेकिन उसने अपनी थ्योरी में तो यही लिखा ना, जिसको बाद में किसने करेक्ट किया, मोजले ने करेक्ट कर दिया, है ना। 28 साल का था सिर्फ मोजले जब उसकी डेथ हो गई, एंड ही इज फॉर एवर नाउ। देख लो कि उसने सिर्फ क्या किया, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। समझ आ गई बात आपको ये, ठीक है बच्चे। तो मैं वही बता रही हूँ तुम्हें कि बीच में बॉन्ड होता है वो भी उसको साइंटिस्ट को कि ऐसा होता है, तो उसने अपना यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि बॉन्डिंग बिटवीन या बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक। समझ में आई। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, अब ये थोड़ा सा ना ऐसे आप बस लर्न कर लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लर्न करने का है, इसमें कुछ ऐसा उसने ना इलेबोरेट किया ना समझाया, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है। सेकेंड पॉइंट उसने बोला कि अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, मेटल एटम होता है ना, और क्या होता है साथ में, लिगेंड्स होते हैं। समझ आई बात, लिगेंड्स होते हैं। अब आपको पता है कि कोई मैं अगर एग्जांपल हूँ FeCN6, है ना, 3 क्या आना चाहिए यहाँ पे, X 3 पॉजिटिव, है ना। मैंने कोई भी ऐसे रैंडम एग्जांपल लिख दिया, मैंने कोई भी ऐसे रैंडम नेगेटिव नहीं एग्जांपल लिख आएगा। दिया। समझ में आ रही है बात।
तो इसमें क्या है, ये क्या है आपकी चीज मेटल, और ये क्या है आपका लिगेंड। समझ में आई? तो आपको, और मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहाँ, एक मैं और एग्जांपल लिख दूं, Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? एक और मैंने एग्जांपल लिख दिया। यार ना ब्लर सा आ रहा है थोड़ा सा इसमें जो है, मुझे लगता है कि शायद रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं नहीं ठीक आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा ठीक है अपने आप, बीच बीच में। हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, तो मैंने दो एग्जांपल लिख दिए ऐसे रैंडमली अपनी मर्जी से। ओके, तो अब इसमें देखिए ये वाला लिगेंड आपका कैसा है, CN हाँ जी। अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से कोई दो रैंडम एग्जांपल लिख दिए। अब इस वाले में आप देख रहे हो कि साइनाइड है एग्जांपल, और इसमें मतलब लिगेंड 3 नेगेटिव नहीं आएगा कहाँ पे? साइनाइड वाले एग्जांपल में 3 पॉजिटिव की जगह। हाँ हाँ हाँ, कोई भी ले 3 नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, अरे मतलब मेरा बेसिक जो मोटिव है समझाने का वो ये है कि यहाँ पे इस एग्जांपल में साइनाइड मैंने लिगेंड ले लिया, और इस एग्जांपल में मैंने वाटर ले लिया एज अ लिगेंड। ओके, तो साइनाइड कैसा है, आयनिक लिगेंड है, आयन है ये, और वाटर कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। तो सेकंड पोस्टुलेट में जो उसने कहा कि आयनिक लिगेंड कोई भी हो, चाहे है ना फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइनाइड आयन है, कोई भी है, ठीक है, ऑल दीज आयनिक लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। क्या कंसिडर किया ये इनको, पॉइंट चार्जेस। ठीक है बेटा, पॉइंट चार्जेस बोला किसने, जिसने ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। ठीक है, द आयनिक लिगेंड्स सच एज फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। लेकिन जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, अगर यहाँ पर वाटर की जगह अमोनिया होता कोई भी, ठीक है, वाटर अमोनिया इस तरह से, आर कंसीडर्ड एज डाइपोल, है ना, इनको क्या बोला उसने, दीज आर कंसीडर्ड एज डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल्स, दो पोल्स का मतलब चार्ज सेपरेशन इज देयर, है ना, समझ में आ रही है बात? डाइपोल मींस दो पोल्स। दो पोल्स कब क्रिएट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, जब वहां पर चार्ज सेपरेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो न्यूट्रल लिगेंड्स को उस इस थ्योरी में कि न्यूट्रल लिगेंड्स विल बिहेव लाइक अ डाइपोल, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो जिसके पास लोन पेयर होंगे, जिस एटम के पास, है ना, जिस एटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, उस एटम का वो वाला पार्ट क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ आ गई बात ये? ठीक है बच्चे, तो मैं दोबारा रीड कर रही हूँ ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि द आयनिक लिगेंड्स सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, व्हाटएवर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, आयनिक हो मतलब वो, ठीक है, तो उनको उसने क्या बोला कि वो मेटल के चारों तरफ लगे हुए हैं, मेटल के चारों तरफ लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, तो उनको उसने क्या बोला, पॉइंट चार्जेस। इन लिगेंड्स को क्या बोला, आयनिक लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स लगे हुए हैं, है ना, न्यूट्रल लिगेंड, या मैं एक वाटर ले लेती हूँ यहाँ पे H2O, ठीक है, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो इनको उसने क्या बोला, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो ये आ गया, दोबारा आ गया इसमें लैपटॉप। मैम ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा हो जैसे ये सेकंड वाला, जैसे आयनिक में डाइपोल होना चाहिए, नहीं नहीं, है ना। उल्टा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया? आयनिक होगा, एक तरफ आयनिक पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा, तो आयनिक डाइपोल आयनिक क्रिएट हो आयनिक जाएगा। लिगेंड में तो सिर्फ एक ही आयन होगा ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मान लो Cn नेगेटिव है, तो वो
आयनिक लिगेंड पॉइंट चार्ज मान लिया। चार्ज का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। और जनरली आपको पता है कि एक या दो एग्जांपल को छोड़ के लिगेंड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और डाइपोल कहाँ होता है यहाँ पे, डाइपोल तो होता ही नहीं। डाइपोल तो इनके अंदर होगा, जैसे वाटर है। अब जैसे मैं वाटर को इलेबोरेट करके दिखाऊं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है? हाँ, तो इस तरह से जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे उनको उन्होंने क्या बोला, डाइपोल बोला। और जो आयनिक लिगेंड्स थे, मतलब जो चार्ज्ड लिगेंड्स थे, उनको बोल दिया मतलब आयनिक लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस। बस यही इसमें बात है, ठीक है। अब मेन CN जो में तो पॉइंट है ना कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। किसमें, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव में वो आयनिक है ना। आयनिक होता है बेटा। अब जैसे ये NaCN है, NaCN तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और CN नेगेटिव। मतलब जो यहाँ पर, समझ रहे हो ना, NaCN कहाँ से आ गया, अच्छा आयन मतलब है, वो आयन। आयन, आयन होगा ना, ये CN नेगेटिव आयन है, ठीक है। ठीक है। आ गया ना समझ में? यस। हाँ, अब थर्ड पॉइंट है मेन समझने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट इसका, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझने वाला है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे ये बात, थर्ड पॉइंट। अब कोई भी मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे अभी अभी लिखा था मैंने FeCN6 3 नेगेटिव। समझ में आई? अब आप मुझे बताएंगे इस कंपाउंड का नेम क्या है सबसे पहले, स्वाति? स्वाति, हेलो स्वाति, अरे तुम्हें सुन रहा है मेरी बात? हाँ मैं तो सुन रही है। चलिए कांशु तू बता दे फिर, नेम बता दे इस कंपाउंड का। धोखा। हेक्सा, एक सेकंड। CN6 C नेगेटिव। CN को क्या बोलते हैं? बनेगा हेक्सा साइनाइड। CN साइनाइड हेक्सा, होता है। हेक्सा हेक्सा साइनाइड फेराइट। साइनाइड। आर्यन राय तू बता चल। साइनाइड आयरन। है समझ में नहीं आ रहा, साइनाइड ही बोलते हैं इसको पढ़ते तो। पढ़ते 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 रही हो ना योगांशु? थायोसाइनाइडो। हाँ, साइनाइडो। थायोसाइनाइड। थायो कहाँ से आ गया इसमें, सल्फर कहाँ है? अच्छा ठीक है। साइनाइड तो लिगेंड है, लेकिन बोलेंगे कैसे, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। आगे लविश, मैम फेरेट। आगे कैसे बोलेंगे, बोलो। हेक्सा साइनाइड। नैन्सी, नैन्सी, फेरेट, हेक्सा साइनाइडो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। ये आयुष पिस्टल निकाल के डराने की कोशिश कर रहा है। बेटा मैंने रिमूव करते चले जाना है अब अगर मुझे कोई दिक्कत लगी कि कुछ अब मेरे को प्रॉब्लम तो दिख क्रिएट कर रहे हो। मैंने रिमूव कर देना है, अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो बस, whosoever is। और उसके पेरेंट्स को कॉल और कर देनी है, फिर कभी रो बैठ के। हेक्सा साइनाइडो वो कौन फेरेट सी पिस्टल दिखा दी रहा बनाया? 3 आयन, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 आयन। बेटा बीच बीच में नेमिंग प्रैक्टिस करते रहा करो, क्योंकि 3 नंबर की सीधे सीधे नेमिंग ही पूछ लेते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। समझ तो तुम्हें आती नहीं। अब अच्छा ये बताओ कि मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर मैं इसमें लिखूं यहाँ पर, बोलो। जिससे असले कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास? 5। 5 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक आप ये मनी। मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि ये सब 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है कि नहीं होती? सेम। सेम होती है। तो उस चीज को हम
सेम होती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एक वर्ड हम लोग बोलते हैं। डिजेनरेट। वेरी गुड, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, शिवम ने बताया शायद, शिवम और रितेश ने, अगर हमारे पास मेटल अभी फ्री पड़ा हुआ है, योगांशु ने बताया मैम। अच्छा योगांशु ने बताया, अरे वो मैं इतने में, मेरे को बता दियो। मैंने भी बताया मैम। आयुष अगर तेरी अब आवाज आ गई ना, मैं सच्ची कह रही हूँ तेरे को, बेफालतू की आवाज, पागल कहीं का। हाँ जी, अगर मेटल आपके पास क्या है, फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, अभी इसके पास कोई लिगेंड नहीं है, यूपी से ठीक है, मेटल है, फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, कोई लिगेंड नहीं है इसके पास, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होंगे? डीजेनरेट होंगे। मतलब उनकी जो एनर्जी होगी बेटा वो कैसी होगी? सेम होगी। समझ में आई बात? लेकिन जैसे ही मेटल को क्या लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू करना है, ठीक है, लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू करना है, देखिए ऐसे ही होता है ना, इस तरह से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब आप ये देखिए ध्यान से कि इसको लिगेंड्स ने क्या किया? अप्रोच किया, है ना। अब लिगेंड मेटल के पास क्या लेकर आ रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है। अब आप इसको ऐसे ध्यान से समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है? मेटल है, ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से समझिए कि ये आपके मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपका क्या है? लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर देखूं, दोबारा मैं इसको लिख रही हूँ, FeCN6 3 नेगेटिव, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग करते होते हैं, ठीक है, कि आयरन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई? 3d, 1 मिनट, ये खत्म होने वाला बाद में, 3d5, ठीक है, 4s0 4p0, तो यहाँ पर क्या है बेटा? 3d5 4s और 4p, है ना। ये आपको सबको अच्छे से आ गया होगा, 3d 4s एंड 4p, और 3d के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पीछे बैक पेयर करवा देगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D2sp3। समझ में आ गई? अब ये पूरा लिखने का मेरा मीनिंग क्या है वो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मेटल के पास ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये मैं समझाना चाह रही हूँ, और ये कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है? ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो ध्यान देंगे इस बात को। अब देखो मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक का नाम क्या होता है? dxy, dyz, dzx, dx2 माइनस वाई स्क्वायर और dz2। ये सब बच्चों को पता होगा, है ना। जैसे p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, बिल्कुल इसी तरह से मेटल के भी ऑर्बिटल्स के नेम्स, मतलब ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी नेम्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 माइनस वाई स्क्वायर एंड dz2। समझ में आई? अब देखो ध्यान से, अभी ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, है ना, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, और इन सबकी एनर्जी क्या है? पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की। ध्यान देंगे इधर, इधर ध्यान देंगे, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं 5, ठीक है, और इन सबकी एनर्जी यहाँ पर क्या है? सेम है। अब लेकिन जैसे ही क्या आएगा, यहाँ पे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ये देखो ना, ये मेटल का ऑर्बिटल है सपोज यहाँ पे Fe, तो इसके पास कौन लेकर आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन? लिगेंड लेकर आ रहा है, साइनाइड लेकर आ रहा है। तो बेटा पता क्या होता है, इसके जो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और जो ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो, इनके बीच में क्या हो जाती है? इन दोनों के, ये लिगेंड है, ये मेटल है और ये लिगेंड है, जैसे लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाती है? रिपल्शन हो जाती है, समझ रहे हो। और ये जो डीजेनरेसी है वो क्या हो जाती है बेटा? ब्रेक हो जाती है। ये जो डीजेनरेसी है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, मेटल के ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी
क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ आई? डीजेनरेसी का मतलब कि इन ये जो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी 1 2 3 4 5, अब वो क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती। समझ रहे हैं इस बात को? और ये ऊपर की तरफ अगर हम बनाए इस तरह से, तो ये एक्सिस कौन सा है, एनर्जी एक्सिस है। क्या है ये आपका, एनर्जी एक्सिस। ऊपर की तरफ एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी थी, सेम थी, है ना। लेकिन अब आप देखिए जैसे ही लिगेंड ने इसको अप्रोच किया मेटल को, वैसे ही मेटल के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई बेटा, स्प्लिट हो गई, है ना। अब देखिए नीचे जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो ध्यान देंगे कौन कौन से आएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। और ऊपर जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो कौन से आएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। समझ में आई बात? अब हम इसका वो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे इन पांचों ऑर्बिटल्स का, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट क्यों हो गए ये, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बना दिया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। समझ में आ गई पांचों ऑर्बिटल्स तुम्हें? अब देखो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, शेप सबको पता होगी, है ना, इस तरह से होती है। अगर आपका ये एक एक्स एक्सिस है तो एक आपका वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चे। इसी तरह से ये है। अब अगर ये वाई जेड है तो ऑब्वियसली एक को वाई ले लो, एक को जेड ले लो, है ना। अभी भी बात तो सेम रहेगी। इन द सेम वे डी जेड एक्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक को अगर मैंने एक्स ले लिया तो एक को मैंने जेड ले लिया, है ना। अब देखिए ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लेन्स हैं, ये एक्स है और ये वाई है ना। और ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, ध्यान देंगे, इन बिटवीन द प्लेन, है ना, इन बिटवीन द प्लेन। और इसमें अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप कैसी होती है, इस तरह से होती है ना। अब इसमें आप फर्क देख रहे हैं, ये जो है ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, है ना। और ये जो ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। और जेड स्क्वायर की आपको पता है कि शेप कैसी होती है, और यहाँ पे एक रिंग होती है ना, तो इसको आप जेड एक्सिस ले लो। आगे बात समझ में? अब ये पांचों ऑर्बिटल की शेप रिवाइज करवाने का मेरा मोटिव क्या है, आप ही के लिए कह रही हूँ, आप थक गए होगे ना इसी। बकवास नहीं, मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। अब देखिए जरा फटाफट से इधर, अब ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने का मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैंने इनकी एनर्जी कम बनाई है इन तीन ऑर्बिटल्स की, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की, ठीक है। और इनकी एनर्जी मैंने ऊपर बनाई है, हायर बनाई है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। समझ में आई बात? अब देखो, अब ध्यान देंगे यहाँ पर सभी, अब ध्यान देंगे यहाँ पर सभी। अब देखो ये किसके ऑर्बिटल हैं, किसका ऑर्बिटल है ये, डी एक्स वाई। हाँ जी, डी एक्स वाई किसका ऑर्बिटल है, इशिका, डी एक्स वाई किसका ऑर्बिटल है, इशिका, कोई भी बता दो, डी एक्स वाई किसका ऑर्बिटल है, मेटल। मेटल का, है ना। अब देखो ये मेटल का ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना मैं मार्कर की पोजीशन कैसे रख रही हूँ। अब ये ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे स्लांटेड, है ना, ऐसे स्लांटिंग लाइन में प्रेजेंट है ना एक तरह से। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस लोब में है और इस लोब में है ना। और अगर लिगेंड आता है, ध्यान से देखेंगे किसकी बात कर रही हूं मैं, ये डी एक्स वाई की। और अगर लिगेंड आता है तो वो कैसे आता है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आर यू गेटिंग माई आइडिया और नॉट? ध्यान से देखेंगे पोजीशन, मींस यहां पर दे आर मेकिंग अ सर्टेन एंगल। देखो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास ऐसे लोब में पड़े हुए हैं, ये देखिए, है ना, मेटल के पास ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन लिगेंड ने आना है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे, है ना। समझ में आई? एक तो ये वाला केस है, इसके साथ भी सेम कहानी है, इसके साथ भी सेम कहानी है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, अब मेटल के इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े हुए हैं, ऐसे, और लिगेंड ने भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कैसे आना है, ऐसे आना है। मतलब
मतलब अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की, तो मेटल और लिगेंड कैसे इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे? ऐसे स्लांटिंग वे में, है ना कुछ एंगल से। और अगर मैं बात करूं इन दोनों की, लास्ट की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलोंग द एक्सिस पड़े हुए हैं, तो लिगेंड ऐसे इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो ऐसे एक्सीडेंट हेड टू हेड कोलिजन ज्यादा डेंजरस होगा कि ऐसे ज्यादा डेंजरस होगा? हेड टू हेड। हेड टू हेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा का हेड भी डेंजरस होगा होता ना, है। हेड टू हेड ज्यादा डेंजरस होगा ना एक्सीडेंट अगर होगा। समझिए, अब मैं इसको कोरिलेट करूंगी इस बात को, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है ऐसे। तो रिपल्शन अगर मैं बात करूं तो रिपल्शन इनके बीच में ज्यादा होगी या रिपल्शन इनके बीच में ज्यादा होगी ऐसे, अगर दोनों बिल्कुल हेड हेड आ रहे हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन्स? बताइए। हेड टू हेड हेड आ टू रहे हेड हैं। वाले। है ना? जब मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आमने सामने से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर रिपल्शन ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? अगर आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, कि अगर रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होएगी। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? हाँ जी सहज, तुम बताओ। ज्यादा होगी। बेटा हम एक बात बोलते होते हैं कि जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी, रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रिलेशन होता है, दिख रहा है सबको? रिपल्शन एनर्जी और स्टेबिलिटी में ये रिलेशन होता है। ध्यान देंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ध्यान देंगे। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, कोई भी चीज है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे पढ़ते नहीं होते थे कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है वो स्टेबल है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो एनर्जी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वो ज्यादा टाइम तक वहां स्टे नहीं कर पाता, तो वो वापस नीचे आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? कोई तुम्हें गाली निकाल दे तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हमेशा एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी? हमेशा तुम गुस्से वाली स्टेट में रहोगे? नहीं, है ना? हम हमेशा अपनी लोअर स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, मतलब हम अपनी जो एक नॉर्मल स्टेट होती है, गुस्से वाली स्टेट, ठीक है, टाइम के साथ साथ हम स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। आर यू क्लियर? तो यही बात है कि रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही रीजन है क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स के केस में जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आता है तो आमना सामना, मतलब बिल्कुल ऐसे सामने से नहीं होती टक्कर दोनों की, दोनों ऑर्बिटल्स की, मेटल के ऑर्बिटल की और लिगेंड के ऑर्बिटल की, एक सर्टेन एंगल से होती है। दिख रहा है ना एंगल बनता हुआ? एक एंगल से होती है जिसकी वजह से रिपल्शन इन तीनों के केसेस में कम होती है। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में बोल रही हूं मैं? इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि आउट ऑर्बिटल्स, ओके, एनर्जी किसकी कम होती है, तो dxy dyz dzx की एनर्जी कम होती है। वाई? क्योंकि रिपल्शंस कम होती हैं। ठीक है, और इस केस में एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होती है ना? एनर्जी कम तो इसका मतलब रिपल्शन कम, एनर्जी ज्यादा तो इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा। ठीक है, और एक ये है तो सारी एनर्जी, और एक इसको हम, ये जो एक एनर्जी का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। समझ में आई बात? ठीक है, बैरी सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है?
एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना भूल गई कि जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। मतलब ये टाइप है Ml6 टाइप। अगर आपका कॉम्प्लेक्स हो, मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग मेटल के ऑर्बिटल्स की ऐसे होगी। अगर वो टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल के केस में बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा। स्प्लिटिंग का केस है ना, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी। अब एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर कि इन 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? T2G। एक नाम रख दिया साइंटिस्ट ने, जिसने भी बनाया ये, जैसे हमारा सबका नाम है कुछ ना कुछ, तो इन 3 ऑर्बिटल्स के सेट का एक नाम रख दिया साइंटिस्ट ने T2G। और इस वाले का क्या रख दिया बेटा? EG। क्या रख दिया? EG। ठीक है। अब T2 और E तो उसने अपनी मर्जी से रख दिया। अब ये G जो है ना, G का मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाती हूँ। G का मतलब क्या होता है? गैरेडे। G का मतलब क्या होता है? गैरेडे। गैरेडे मींस सिमिट्री, है ना। अब देखो, अगर मेटल के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं बेटा? 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, है ना। अगर मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो सारे किस पे लगेंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये सारे जो लिगेंड्स हैं सेम डिस्टेंस पे लगेंगे, तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, है ना। अगर सेम डिस्टेंस पर सारे लिगेंड्स लगेंगे तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो भी है, कोई भी XYZ एग्जांपल, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिकल। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो ये वर्ड जी हम यूज करते हैं, गैरेडे, गैरेडे मींस सिमेट्री। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर T2G लिखा और EG लिखा। आप देखेंगे कि जैसी हम बात करेंगे आगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिमेट्री खत्म हो जाती है, तो उसमें T2 और E तो रहेगा, लेकिन ये G वर्ड हम वहां से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गई बात। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर। किसका? ये इसने ऐसे ही नाम रख दिए थे EO T2, जैसे G का तो सिमेट्री हाँ है, हाँ हाँ हाँ, मतलब तो इसका T2 मतलब T2 और E उसने ऐसे ही रख दिया। T2 और E, अभी ना अगर आप हायर क्लास में ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लेते हो तो वहां पे एक आता है ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम आता है एक टॉपिक करके, ठीक है। तो वहां और डिटेल में पढ़ोगे ये सब चीजें। समझ में आई? अभी जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वो मैंने तुम्हें बता दिया कि और भी सारे होते हैं, इनको टर्म सिंबल्स बोलते हैं एक्चुअली। नहीं, वो कुछ और होती है शायद। हाँ, तो ऐसे ही रख दिया बस, ये वो टर्म सिंबल्स होती है एक्चुअली। ये T2 और E उसने ऐसे ही नाम रख दिया, ठीक है। लेकिन G का मतलब यहाँ पे है, G मींस गैरेडे, एंड गैरेडे स्टैंड्स फॉर सिमेट्री। व्हाई? बिकॉज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो पूरी अरेंजमेंट है लिगेंड्स की मेटल के चारों तरफ, वो क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। समझ में आई बात ये? ठीक है। और ये यहाँ पे बैरी सेंटर है, आगे बात समझ में। और यहां से लेकर यहां तक का, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, यहाँ ये जो एनर्जी है, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी, मतलब T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और अगर ये किसके केस में हमने स्प्लिटिंग वो किया डिफाइन? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, है ना, जहाँ पे 6 लिगेंड्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लगा दिया एज अ सबस्क्रिप्ट O, मींस डेल्टा O स्टैंड्स हियर। ठीक है। जो यहाँ पर डेल्टा O है उसको हम क्या बोलते हैं? CFSE। ठीक है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गई? तो इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज CFSE। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है? 3 नंबर का आ जाता है, जिसमें एक एक नंबर की डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो बेटा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा O। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? टेट्राहेड्रल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा T। तो अभी मैं ना
अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, तो राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तभी मैं यहाँ पर अभी टेट्राहेड्रल को जस्ट थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि भाई अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है तो जी आएगा, टेट्राहेड्रल है तो जी नहीं आएगा, और ये दोनों की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई एनर्जी यहां से लेकर यहां तक नीचे तक, इसकी एनर्जी होती है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी जो होती है वो होती है +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सारी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी। वहां पर ये नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ नोट्स में ना, ये नेगेटिव साइन गलती से नहीं लगाया हुआ, तो आप वहां पर नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, बिकॉज ये नेगेटिव में इसको 0 मान लिया, इस एनर्जी को क्या मान लिया, बेरी सेंटर वाली एनर्जी को 0। तो 0 से नीचे क्या आ गई, नेगेटिव, और 0 से ऊपर क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव। समझ में आई? ठीक है, तो नीचे वाले सेट के लिए यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आपने एनर्जी को क्या मानना है, -0.4। अभी मैं सिखाऊंगी इसका क्या मतलब है, कहाँ पर ये एनर्जीज यूज होती हैं, ये वैल्यूज लेकिन जरूर होंगी। ठीक है, जरूर यूज होंगी। और ऊपर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज T2G एंड EG। ठीक है बेटा, अब बताओ ये समझ में आया यहाँ तक का टॉपिक के नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो आर्यन मंगला। इशिका आपको? यस मैम। काजल? आ गया समझ में, सब छुट्टी कर दो। कर रही हूँ। स्वाति? आ गया मैम। रितेश चला गया क्या? युगांशु? रितेश दूसरों पे नजर रखते रखते Yes, खुद ही नजर ma'am. अंदर। चलो अच्छा ठीक है बेटा, फिर सहज आपको आया समझ में? यस मैम। चलो ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, दिक्कत आए तो आप एक बार फिर देख लेना, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और फिजिक्स का सर कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड करके और भेज दूंगा, आज कह रहे हैं कि मेरे को मजा नहीं आया पढ़ाने में। चलो ठीक है बेटा, ओके। और प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया करो। ठीक है बेटा, चलो ओके।